कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 किलो अनाज के सहारे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बहुत ही डरावनी तस्वीर है ये। हाँ, और अब उसी देश की एक दूसरी तस्वीर देखिए। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ 1% लोगों के पास उस पूरे राष्ट्र के लगभग आधी संपत्ति जमा है। बिल्कुल, और ये कोई कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कुछ एक ऐसे ढांचे के भीतर हो रहा है जिसका संविधान अपने हर नागरिक को पूरी समानता और न्याय की गारंटी देता है। मतलब ये विरोधाभास किसी को भी बेचैन कर सकता है। हाँ, और अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी समाज इतने बड़े अंतर को कैसे बर्दाश्त कर लेता है, वो भी बिना पूरी तरह से बिखरे। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन यही समझना है। आज हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। जी, कृपा शंकर द्वारा लिखित किताब कॉस्मिक हेरिटेज एंड द पाथ टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बुनियादी प्राकृतिक सिद्धांत आज की पूंजीवादी व्यवस्थाओं से टकराता है। देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सूचनाओं के शोर के बीच हम ये समझे कि असल में दुनिया के नियम क्या होने चाहिए थे और आज वो क्या बन गए हैं। तो चले शुरुआत करते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत सबसे बुनियादी दार्शनिक विचार से होती है। लेखक का मुख्य तर्क यह है कि इंसान इस ब्रह्मांड का सबसे चेतन प्राणी जरूर है, लेकिन वो खुद किसी भी मौलिक वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, बस यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। और मुझे यकीन है कि कोई भी इसे सुनेगा तो सोचेगा कि ये तर्क थोड़ा अजीब नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो इंसान ने इंटरनेट बनाया है, स्मार्टफोन बनाए हैं, अंतरिक्ष यान बनाए हैं। प्रकृति ने तो हमें स्मार्टफोन पेड़ पर लटका कर नहीं दिया ना। हाँ, ये बहुत ही लाजमी सा सवाल है। तो लेखक इस इंसानी बुद्धिमत्ता को किस तरह से देखते हैं? क्या ये कहना कि हम कुछ नहीं बनाते हमारी क्षमता को कम आंकना नहीं है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और मजे की बात यह है कि स्रोत सामग्री ठीक इसी अहंकार पर प्रहार करती है। लेखक इंसानी बुद्धिमत्ता को नकार नहीं रहे हैं। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? देखिए, वे सिर्फ निर्माण की मूल परिभाषा को स्पष्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इंसान ने स्मार्टफोन बनाया, तो वास्तव में उसने क्या किया? उसने तकनीक का इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन उसने धरती से सिलिकॉन निकाला, खदानों से लिथियम और दूसरी धातुएं निकाली और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनमें भौतिक और रासायनिक बदलाव किए। अच्छा, तो मतलब उसने शून्य से कुछ पैदा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। इंसान ने सिलिकॉन को पैदा नहीं किया, वो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद था। हमारी बुद्धि भी तो प्रकृति की ही देन है। समझ रही हूँ। इसलिए मौलिक रूप से हम केवल रूप बदल रहे हैं, हम सृजन नहीं कर रहे हैं। दुनिया की संपदा का असली मालिक सृष्टि करता है, कोई इंसान नहीं। अरे वाह! तो अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ, क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई किराएदार एक पूरी तरह से सुसज्जित घर में रहने के लिए आए? हाँ, आप ऐसे समझ सकती हैं। मतलब वो किराएदार वहां के सोफे को खिसकाकर दूसरी दीवार के पास रख दे, लकड़ी के फर्नीचर पर नया रंग रोगन कर दे और फिर अचानक दावा करने लगे कि उसने पूरा घर बनाया है। बिल्कुल, और कहे कि अब मैं ही इस पूरे घर का इकलौता मालिक हूँ। ये तुलना बहुत ही सटीक है। किराएदार ने सिर्फ व्यवस्था बदली है, संपत्ति का निर्माण नहीं किया है। तो समस्या तब शुरू होती है जब किराएदार खुद को मालिक समझने लगता है। एकदम सही। लेखक यही स्थापित करना चाहते हैं कि जब समाज इस कॉस्मिक हेरिटेज के सिद्धांत को भूल जाता है तो पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो जाती है और अंधाधुंध धन संग्रह शुरू हो जाता है। हाँ, और स्रोत सामग्री इसे बहुत ही कड़े शब्दों में असमानता और शोषण का विष वृक्ष कहती है। धरती एक सामूहिक धरोहर है। इसका मतलब है कि सभी जीव जंतुओं का इस पर समान अधिकार है। समान अधिकार। सुनने में ये कितना आदर्श लगता है ना। लेकिन अगर ये घर सबका है तो संसाधनों का बंटवारा इतना भयानक रूप से असमान क्यों है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब अगर हम कानूनी ढांचे की बात करें तो हमारे पास तो संविधान है। स्रोत सामग्री में भारतीय संविधान का जिक्र भी है। अनुच्छेद 14 साफ साफ कहता है कि सभी कानून की नजर में समान है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हमारा संविधान बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण है। प्रस्तावना में भी सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा है। तो फिर वो कड़वी सच्चाई कैसे पनप रही है? वही कि 1% लोगों के पास 44% संपदा है और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे की कार्यप्रणाली को देखना होगा।
मेरा सवाल यही है कि अगर समानता की बात करने वाला इतना मजबूत कानून है, तो क्या कागज पर लिखे नियम और असली दुनिया दो अलग ग्रह बन गए हैं? देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई नियमों को तोड़ रहा है। बात इससे कई ज्यादा गहरी है। कानूनी ढांचा अपनी जगह है, लेकिन पूंजी के भारी केंद्रीकरण ने पूरी व्यवस्था को एक खास वर्ग के पक्ष में कर दिया है। मतलब कानून सबके लिए एक है, फिर भी पूंजी इसे हाईजैक कर लेती है। ये कैसे होता है? स्रोत सामग्री इस दोहरी व्यवस्था पर बहुत विस्तार से बात करती है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को ही देख लीजिए। ये किसी भी समाज के मूल स्तंभ हैं। हाँ, बिल्कुल। जब पूंजी का केंद्रीकरण होता है, तो समाज में एक गहरी दरार आ जाती है। सुविधा संपन्न वर्ग के लिए वातानुकूलित अस्पताल, बेहतरीन निजी स्कूल और महंगे वकीलों की एक अलग दुनिया बन जाती है। और दूसरी तरफ आम जनता के लिए सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइनें हैं। हाँ, और संसाधनों की कमी से जूझते स्कूल, दशकों तक लटके रहने वाले मुकदमों की एक दूसरी ही दुनिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून भले ही सबको समान मानता हो, लेकिन न्याय और अफसर तक पहुंचने की सीढ़ी सिर्फ उनके पास है जिनकी जेब में पैसा है। एकदम सही। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें असमान हो जाती हैं, तो अगली पीढ़ी की असमानता अपने आप तय हो जाती है। अमीर का बच्चा बेहतर शिक्षा पाकर और अमीर होता है, और गरीब का बच्चा उसी चक्र में फंसा रह जाता है। बिल्कुल, ये कॉस्मिक हेरिटेज के उस सिद्धांत का पूरी तरह से पतन है, जहां सबको समान अवसर मिलने चाहिए थे। यार, अगर ये असमानता इतनी स्पष्ट है और संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जी, पूछिए। हमारी राजनीतिक व्यवस्था, मतलब हमारा लोकतंत्र, इसका समाधान क्यों नहीं करता? आम जनता वोट देकर इस व्यवस्था को बदल क्यों नहीं देती? क्योंकि चुनावी राजनीति का पूरा ढांचा ही इस असमानता को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। क्या मतलब? चुनाव तो जनता ही लड़ती है ना। स्रोत के अनुसार चुनाव अब विचारों की लड़ाई नहीं रह गए हैं। वे इतने महंगे हो गए हैं कि एक आम और ईमानदार आदमी के लिए उनमें हिस्सा लेना लगभग असंभव है। तो फिर ये करोड़ों अरबों रुपए की चुनावी मशीनरी को फंड कौन कर रहा है? यहीं पर पूंजीपतियों की एंट्री होती है। वे भारी भरकम फंडिंग और चुनावी चंदे के जरिए राजनेताओं को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई चैरिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का निवेश है। इस निवेश के बदले में वे नीतियां अपने हक में बनवाते हैं, जिससे धन का प्रवाह वापस उन्हीं 1% लोगों की तरफ हो जाए। बाप रे, ये तो एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। और लेखक कृपा शंकर ने इस चुनावी पाखंड को सिर्फ सिद्धांतों तक नहीं रखा है ना? हाँ, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही समकालीन उदाहरण दिया गया है, जिससे ये साफ होता है कि चुनाव के समय नीतियां कैसे काम करती हैं। इससे पहले कि हम इस उदाहरण पर जाएं, मैं साफ कर दूं कि हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से लेखक के नजरिए और स्रोत पर आधारित है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ उस तंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं जो किताब में बताया गया है। एकदम सही। तो स्रोत सामग्री में लेखक ध्यान दिलाते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो अचानक से मुफ्त उपहारों की बारिश क्यों होने लगती है। हाँ, लेखक ने बिहार चुनाव के संदर्भ का जिक्र किया है। जी, कृपाशंकर उदाहरण देते हैं कि 2014 से सत्ता में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा की जाती है। अब यहाँ कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में सीधे 10,000 रुपए देना तो एक अच्छी बात है, इससे उन्हें तत्काल राहत मिलेगी। तो लेखक इसे पॉपुलिज्म या पखंड क्यों मानते हैं? देखिए, लेखक नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हाँ, उनका तर्क है कि क्या ये 10,000 रुपए उन महिलाओं के जीवन स्तर को स्थायी रूप से बदल देंगे? क्या इससे उन्हें कोई पक्का रोजगार मिलेगा? शायद नहीं। क्या ये उन्हें वो आर्थिक आजादी देगा जिससे वे हमेशा के लिए गरीबी से बाहर आ सकें? तो उनका निष्कर्ष ये है कि ये असली सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि एक तरह का राजनीतिक सौदा है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेखक के अनुसार ये सीधे सीधे मतदाताओं को खरीदने की कोशिश है, एक अल्पकालिक प्रलोभन। वाओ! जब राजनेता का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सत्ता हथियाना रह जाता है, तो वो समाज सेवा का मुखौटा पहनता है, लेकिन असल में जनता को खोखले वादों से छलता है। लेकिन एक बात बताइए, जनता बार बार इन छलावों में क्यों आ जाती है? जब हर चुनाव के बाद स्थिति वैसी ही रहती है, तो लोग इन प्रलोभनों को क्यों चुनते हैं? स्रोत सामग्री इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक अशिक्षा को बताती है। राजनीतिक अशिक्षा? हाँ, देखिए, जब किसी इंसान के सामने आज रात के भोजन की समस्या हो, तो उसके लिए 10 साल बाद के संरचनात्मक सुधारों के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है।
ये तो सच है। आज की रोटी ज्यादा जरूरी है। राजनेता इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जब तक आम जनता राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगी, तब तक ये प्रलोभन काम करते रहेंगे। और शायद इसीलिए लेखक ने तथाकथित बौद्धिक वर्ग पर भी निशाना साधा है। बिल्कुल। लेखक के अनुसार सबसे दुखद बात यह है कि जो बौद्धिक वर्ग समाज को रास्ता दिखा सकता था, वो अक्सर इस अज्ञानता को दूर करने के बजाय सत्ता के साथ समझौता कर लेता है, या फिर खुद इस अज्ञानता का फायदा उठाता है। हाँ, इसलिए असली ताकत तब तक वापस नहीं आएगी जब तक जनता का सामूहिक विवेक नहीं जागता। यार, ये सब सुनकर तो एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर उभर रही है। ऐसा लग सकता है। मतलब एक तरफ पूंजीवाद है जो कॉस्मिक हेरिटेज को नकार कर सारी संपदा चंद हाथों में समेट रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा राजनीतिक ढांचा है जो पूंजीपतियों के चंदे पर चल रहा है। हाँ, और जनता को उलझाकर रखा हुआ है। तो क्या हम इसी असमानता के दुष्चक्र में फंसे रहने वाले हैं? क्या स्रोत सामग्री कोई ऐसा रास्ता सुझाती है जो वापस उस कॉस्मिक हेरिटेज के संतुलन को ला सके? अच्छी बात यह है कि स्रोत सामग्री सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोती, वो एक बहुत ही स्पष्ट समाधान की ओर भी ले जाती है। अच्छा, वो क्या है? लेखक ने इन सारी समस्याओं का समाधान एक विशेष वैचारिक मॉडल में बताया है, जिसे प्राउट कहा गया है। प्राउट? हाँ, PROUT यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। और इसके तहत वो आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र? ईमानदारी से कहूं तो ये विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था या डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी सुनने में बहुत भारी और किताबी शब्द लगता है। मैं समझ सकता हूँ। एक आम इंसान के नजरिए से ये कैसे काम करता है? अगर मैं किसी छोटे शहर या गांव में रहती हूँ, तो इस व्यवस्था का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सत्ता और पैसा उन 1% हाथों से निकलकर वापस मेरे पास कैसे आएगा? देखिए, इसे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझा जा सकता है। वर्तमान पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है? बड़ी कंपनियां फैसले लेती हैं। हाँ, एक बड़े शहर में बैठी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बोर्ड ये तय करता है कि दूर दराज के किसी गांव के संसाधनों का कैसे इस्तेमाल होगा। हाँ, बिल्कुल। वहां की खदानों से कच्चा माल निकाला जाता है, गांव के लोग मजदूर की तरह काम करते हैं, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया से जो भारी मुनाफा होता है वो वापस उसी 1% की जेब में चला जाता है। एकदम सही। और गांव के हिस्से में क्या आता है? सिर्फ प्रदूषण और कम मजदूरी। हाँ, ये तो सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का क्लासिक उदाहरण है। अब इसके विपरीत प्राउट जिस विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करता है, उसमें उत्पादन और संसाधनों पर फैसला लेने का अधिकार स्थानीय लोगों के पास होता है। अच्छा, मतलब गांव के लोग खुद तय करेंगे? बिल्कुल। प्राउट कहता है कि स्थानीय कच्चे माल का उपयोग स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए और इसका प्रबंधन बाहरी निगम नहीं, बल्कि स्थानीय सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव्स करेंगी। अरे वाह! यानी जो लोग काम कर रहे हैं वही मुनाफे के हिस्सेदार भी होंगे। जी हाँ, जब कारखाने सहकारी मॉडल पर चलेंगे तो मुनाफा किसी एक मालिक के पास नहीं जाएगा, बल्कि उन सभी लोगों में बटेगा जिन्होंने उसे पैदा किया है। इसे ही आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। हाँ, इसमें हर व्यक्ति को उसके न्यूनतम जीवन स्तर जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की गारंटी दी जाती है। और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल, क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का समान अवसर। तो ये वास्तव में उस किराएदार को ये याद दिलाने का तरीका है कि ये घर सिर्फ उसका नहीं बल्कि सबका है। बहुत खूब कहा आपने। प्राउट केवल कागजों पर मौजूद कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। ये समान उपभोग के अधिकार को जमीन पर उतारने का एक सीधा नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे आम आदमी का पैसा वापस उसकी जेब में लाया जाए। और ये एक नैतिक राजनीति की भी मांग करता है ना? हाँ, जहाँ राजनेता पूंजीपतियों के इशारों पर नहीं नाचें, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेह हों। और शायद इसीलिए स्रोत सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण आह्वान के साथ खत्म होती है। जी, बिल्कुल। ये समाज के उन लोगों से अपील करती है जो बौद्धिक रूप से संपन्न हैं कि वे आगे आएं, जनता को शिक्षित करें और इस प्राउट का गहराई से अध्ययन करें। क्योंकि जब तक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा नहीं बदलेगा, तब तक सिर्फ ऊपरी मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा। हाँ, चुनाव से पहले बांटे गए मुफ्त उपहार इस विषवृक्ष को नहीं काट सकते। समाज को चैरिटी की नहीं, एक न्यायपूर्ण सिस्टम की जरूरत है। एकदम सही बात है। तो स्रोतों की ये पूरी पड़ताल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाली रही है। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने शुरुआत की थी इस खूबसूरत विचार से कि प्रकृति की हर चीज एक कॉस्मिक हेरिटेज है, सामूहिक धरोहर। हाँ, फिर हमने देखा कि कैसे इंसानी लालच ने इस धरोहर को अपनी जागीर समझ लिया और एक ऐसी दुनिया बना दी जहां सिर्फ 1% लोग संसाधनों पर
कुंडली मारकर बैठे हैं। और उससे भी बड़ी बात हमने ये समझी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, महंगे चुनाव और अल्पकालिक लाभ देकर लुभाने के हथकंडे, ये सब इस अंतर को बनाए रखने के लिए एक ढाल का काम करते हैं। लेकिन अंत में हमने प्राउड और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में एक नई उम्मीद भी देखी। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें रोजमर्रा की उबाऊ राजनीतिक बहसों से ऊपर उठाती है, जहां सिर्फ नेताओं की बयानबाजी होती है। हाँ, ये हमें समाज के मूल ढांचे की खामियों को देखने का एक नया चश्मा देती है। और ये सोचने की हिम्मत देती है कि एक बेहतर समाज केवल सपना नहीं है, सही नीतियों से इसे हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस विचार उत्तेजक चर्चा को यहीं विराम देते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आज हमने धरती के संसाधनों पर समान अधिकार की बात की। हमने बात की कि कैसे हमने अपनी ही धरती के संसाधनों को चंद हाथों में समेट दिया है, लेकिन अब इंसान तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। हाँ, चांद और क्षुद्र ग्रहों पर स्पेस माइनिंग की योजनाएं तो बहुत तेजी से बन रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है, भविष्य में जब इंसान अंतरिक्ष के उन असीमित संसाधनों तक पहुंचेगा, तो क्या वो वहां भी पृथ्वी जैसी ही पूंजीवादी असमानता और एकाधिकार का झंडा गाड़ेगा? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या वहां भी कोई 1% वर्ग पूरे अंतरिक्ष पर अपना कब्जा जमा लेगा, या फिर असीमित और विशाल ब्रह्मांड को देखकर इंसान आखिरकार अपने अहंकार को छोड़ेगा और उस कॉस्मिक हेरिटेज का असली अर्थ समझ पाएगा? हाँ, जिसका वो वास्तव में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि इंसानियत का भविष्य कैसा होने वाला है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।